नमस्कार, पोल पंच में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके साथ हूं नरेश कोश्यारी। इस चुनाव में मुस्लिम आरक्षण को लेकर लगातार अलग अलग पार्टियों के वाद विवाद हो रहे हैं, कई नेताओं के बयान आ रहे हैं और आज लालू प्रसाद यादव यानी बिहार के लालू प्रसाद यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका बयान भी आया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। इसके बाद उन्होंने अपनी बयान पर कई सफाइयां भी दी। इस पर हम बात करेंगे और साथ ही आज लोकसभा चुनाव का तीसरे चरण का मतदान भी हो गया है और तीसरे चरण के मतदान में कहाँ कितना मतदान हुआ और यह चुनाव जो है वो किस ओर जा रहा है उस पर भी हम बात करेंगे। और ये इस तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है रोजाना की तरह अरुण चौबे सर, संपादक हैं इंडिया.com के। अरुण सर, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे लालू प्रसाद यादव के उस बयान से जिसने आज की जो सियासत है उसको गरमा दिया है। जी हाँ, धन्यवाद नरेश जी। लालू प्रसाद यादव जी ने एक्चुअली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रश्न पूछे जाने पर ये मुस्लिम आरक्षण के ऊपर अपनी बात कही है जी। लेकिन ये उस एक तरह से कहा जाए कि बहस के जवाब में बात दी, क्योंकि पिछले जो फर्स्ट फेज के चुनाव के बाद में प्रधानमंत्री मोदी जो है बिल्कुल आक्रामक हो गए थे मुस्लिम आरक्षण और मुस्लिम देखा जाए इशूज़ को लेकर, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से अपीजमेंट के तहत जो है उसने आपने देखा होगा कि कर्नाटका में सामाजिक आर्थिक रूप से जो है पूरे वर्ग को ही जो मुस्लिम समाज है, मुस्लिम पॉपुलेशन है, पूरे इंटायर मुस्लिम पॉपुलेशन को ही जो है कर्नाटका में 4% जो है ओबीसी आरक्षण के तहत उनको ओबीसी कैटेगरी के तहत आरक्षण दे दिया जाए। तो इस तरह से देखा जाए तो जो 27% का जो ओबीसी आरक्षण का जो वो है विंडो है उसमें 4% आपने जो है उस पहले के मत का कम करके उसमें इंक्लूड कर दिया है जी। तो आपने जो है ओबीसी वर्ग के जो आरक्षण की 4% सीमा कम कर दी ना और एक बड़े चंक को जो है उसमें इंक्लूड कर दिया। तो राजनीति यहीं से गर्म हुई है, जो कि पहले हो चुका है, लेकिन उसको जो है कांग्रेस पार्टी जो है प्रो मुस्लिम एजेंडा के रूप में प्रस्तुत करती है कि हमने पूरे कम्युनिटी के लिए किस तरह से आरक्षण की व्यवस्था की है। तो उस बात को लेकर जो है प्रधानमंत्री ने जो अटैक करना, भारतीय जनता पार्टी ने पूरा अटैक करना शुरू किया कि ये लोग जो है उस आरक्षण को जो है एक तरह से देखा जाए तो किसी के आरक्षण की जो है को लेकर दूसरे को दे रहे हैं, किसी का हक छीनकर किसी और को दूसरे को दे रहे हैं। तो लेकिन सर, जो लालू प्रसाद यादव का बयान था, क्या वो पूरे मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देने की बात कर रहे थे या अपने बयान पर उन्होंने अभी तक कोई सफाई दी है? उन्होंने एक्चुअली पहले जो बात कही उसमें कहा कि आरक्षण जरूरी है, मुसलमानों को क्यों नहीं आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन बाद में उन्होंने यू टर्न ये लिया कि ठीक है मुस्लिम को आरक्षण मिलना चाहिए लेकिन धार्मिक आधार पर नहीं। डिबेट हमारे यहाँ क्या है, किसी को जो है जो हमारे यहाँ संविधान में जो है इंदिरा साइनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो कि मंडल कमीशन के बाद में डिसीजन आया आरक्षण को लेकर, ओबीसी आरक्षण को लेकर, तो उसमें यही था सामाजिक और आर्थिक आधार पर 15 जो आर्टिकल 15 के तहत जो है और 16 के तहत जो है क्लॉज जोड़े गए, उसमें सामाजिक आर्थिक रूप से जो है पिछड़ेपन की, सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की बात कही गई। उसने रिलीजन एज सच की बात नहीं है, रिलीजियस रिजर्वेशन तो दूसरे तरीके से फिर हो गया। तो उसको हटाते हुए, क्योंकि आप अभी भी देखेंगे कि कुछ राज्य हैं जहाँ पर जो है मुस्लिम वर्ग के कुछ विषय जैसे कुछ कैटेगरीज को जो है ओबीसी में शामिल करके पहले से ही आरक्षण दिया जा रहा है। जैसे पसमानदा मुसलमान की हम लोग बात करते हैं, जो कि बैकवर्ड मुसलमान जो है उसके कुछ खास वर्ग को जो है उसमें ओबीसी जाति के रूप में इंक्लूड करके दिया जा रहा है। लेकिन जो पूरे समाज को बैकवर्ड कहा जाए और उसको जो सामाजिक आर्थिक रूप से बैकवर्ड कह के और उसको अपने ओबीसी आरक्षण के तहत इंक्लूड कर दिया जाए, तो ये जाहिर सी बात है कि किसी के हक को जो है एक तरह बिल्कुल से सर, इस प्रकार की जो चर्चाएं लगातार आती हैं, हमने देखा था। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक मुद्दा उठा था। किसी कांग्रेस नेता ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही थी उत्तराखंड में, तो बीजेपी ने उसी बात को लेकर पूरा चुनाव पलट दिया था और कहा जाता है कि उत्तराखंड में जो 2022 का चुनाव है, कांग्रेस की अच्छी स्थिति में थी कांग्रेस, लेकिन मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दे ने उसे बैकफुट में धकेल दिया था। तो क्या ये मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा इस बार इंडिया अलायंस को बैकफुट में धकेल रहा है? नहीं, अभी तक तो हो रहा था, क्योंकि जिस तरह से अभी 2 दिन पहले जिस तरह से इंडिया ब्लॉक को पूरे को जो है प्रधानमंत्री ने अटैक किया कि किस तरह से वो लोग जो है मुस्लिम आरक्षण की बात करके दूसरे के हकों पे डाका डाल रहे हैं, उनके अधिकार छीन रहे हैं। इसी तरह से ये लोग जब सत्ता में आएंगे, इंडिया ब्लॉक आएगा पूरी तरह से सत्ता में अगर आता है
तो वो लोग जो है इस आरक्षण की इस सीमा को जो है एक वर्ग के आरक्षण को हटा के जो है उस वर्ग को, क्योंकि वो जो उनके लिए प्रिय है, उनका पूरा का पूरा वोट बैंक उनके साथ में जा रहा है, जिसका एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा है। इसका एग्जाम्पल ये है कि कर्नाटका में जब 2022 में चुनाव हुआ तो इन मास वोटिंग हुई, मुस्लिम लोगों ने जो है पूरी की पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। वही आप देखेंगे कि तेलंगाना में भी वोटिंग हुई, तेलंगाना में 13% जो मुस्लिम वोट बैंक था, जो चंक में पूरे के पूरे चंक में जो उसने वोट किया, जिसकी वजह से जो है कांग्रेस पार्टी को 25 सीटों का इजाफा हो गया जी। तो इन मास जो है वोटिंग का ये फ़ायदा हुआ। तो कांग्रेस इस वोट बैंक को जो है अपने साथ छोड़ना नहीं चाहती है, इसीलिए वो आरक्षण यानी उसको सहभागिता और उनको जो हिस्सेदारी की बात करते हुए उनका एक न्याय जो 5वां न्याय हिस्सेदारी न्याय भी है ना, तो हिस्सेदारी न्याय में एक सटल तरीके से ये भी हिस्सेदारी है कि आरक्षण में हम जो है संख्या के अनुसार सबकी जनगणना कराएंगे और संख्या के अनुसार जो है आरक्षण देंगे। तो आरक्षण जबकि ये रिग्रेसिव मूव है, देखा जाए तो पीछे की तरफ जो बढ़ने वाला मूव नहीं कहते हैं। डेवलपमेंट के तहत आपको आगे सोचना होगा कि किस तरह से डेवलपमेंट की बात हो। हम लोग दूसरे हितों की बात करें, दूसरे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, इन्फ्लेशन है, इन सब मुद्दों को छोड़ के अब मुस्लिम आरक्षण और ओबीसी वर्सेज ओबीसी आरक्षण, इस पे बात आके टिक गई। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले जो है पिछले हफ्ते की बात है, आरएसएस प्रमुख ने भी इस पे अपना क्लैरिफिकेशन दिया, क्योंकि आपको मैं बता दूं, जैसे आपने उत्तराखंड की बात की, उसी तरह से जो है 2015 में बिहार के जो असेंबली इलेक्शन में हुआ था कि संघ की तरफ से एक बयान आया था जिसको जिस तरह से लालू प्रसाद ने मरोड़ा था, जी तोड़ मरोड़, उन्होंने कहा था कि संघ जो है आरक्षण को खत्म करना चाहता है, जो बात अभी भी लोग कह रहे हैं कि संविधान ये लोग जो बदल के आरक्षण को हटा देंगे। इंडिया ब्लॉक, आरजेडी, समाजवादी पार्टी जो कि एक साथ में है, ये लोग यही बात कह रहे हैं अपने चुनाव सभाओं में कि ये जो है आएंगे अगर सत्ता में 400 पार का नारा क्या है, संविधान ही बदल देंगे, संविधान को बदलेंगे और लोग आरक्षण को खत्म कर देंगे। जबकि ऐसी स्थिति इस बात से लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी डिनाई कर रही है इस बात को, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से जो इस पे एग्रेशन दिखा रहे हैं। और मुस्लिम आरक्षण, क्योंकि देखिए बिहार में भी 17% मुसलमान है, 15% यादव है, अगर 17% मुसलमान है तो ये बहुत प्रेशस वोट बैंक है आरजेडी का। वही हाल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ में है। शायद इसी वजह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इसलिए साथ में है इंडिया ब्लॉक में कि ये जो इनमास वोट बैंक है ये छिटके नहीं, इसमें बंटवारा भी ना हो जो कि। और इसी तरह से आप देखेंगे कि वेस्ट बंगाल में जो है उन्होंने क्या किया, ममता बनर्जी ने भी यही राजनीति की। वो इंडिया ब्लॉक के साथ पूरी तरह से क्यों नहीं हुई, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है कि जो 30% मुस्लिम वोट बैंक है वो उनके पास आ रहा है, और बाकी जो उनका जो वोट बैंक, रेस्ट ऑफ दी वोट बैंक है, वो जो कांग्रेस और लेफ्ट में स्प्लिट हो रहा है, वो सब स्प्लिट हो रहा है, तो उसमें जो है उनको फायदा है, क्योंकि उसमें से जो लोकल, जैसे उन्होंने बाहरी और अंदर वाली बात की है वहां पर, तो यानी बीजेपी को उन्होंने पूरी तरह से बाहरी करार दिया है। तो बाहरी और अंदर वाले की बात में भी ये फंसी हुई वेस्ट बंगाल में। चलिए सर, ये चर्चा तो लगातार आरक्षण की बनी रहेगी, मुझे लग रहा है कि पूरे चुनाव में यही मुद्दा इस बार छाए रहेगा। लेकिन आज लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण सर खत्म हो चुका है, क्या सबसे इंटरेस्टिंग लगा आपको? क्या वोट शेयर में कोई बढ़ोतरी हुई है पिछले 2 चरणों से, कि क्या अच्छे संकेत हैं इस चरण को लेकर? इस चरण में भी अगर पिछले 2019 से कंपैरिजन करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि हमारा वो जो वोटिंग परसेंटेज और टर्नआउट ऑफ वोटर्स जो है बढ़ा, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि जो जैसे महाराष्ट्र में 53.4% है और वेस्ट बंगाल में थोड़ा सा ज़्यादा है, 73.93% है, ये 5 बजे तक की वोटिंग है। उत्तर प्रदेश में काफ़ी कम है, 55% के आसपास में है, और बिहार में आप देखेंगे कि 56% के आसपास में है। आप कर्नाटका जो कि महत्वपूर्ण है, और गुजरात में आप देखें, कर्नाटक में 66% के आसपास है, और जो गुजरात है वहाँ बहुत कम वोटिंग हुई, 55% के आसपास। तो गुजरात में जो तीसरी बार आ रहे हैं ये लोग लोकसभा में जीतने जा रहे हैं, तो शायद ये उदासीनता भी हो सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा वहाँ की 26 सीट में से एक, बिल्कुल सर, ये एग्जाम्पल जो, बिल्कुल ये जो एग्जाम्पल है, बिल्कुल जहाँ बीजेपी ने क्लीन स्वीप किए हैं पिछले 2 चुनाव में, पिछले 2 लोकसभा चुनाव में, वहां पर हमें देखने को मिला है कि वोट प्रतिशत जो है वो कम हुआ है इस बार। ये आप कह सकते हैं, क्योंकि लगातार जो सरकार रहती है तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आ ही जाता है, उसकी वजह से जो वोटर्स में उदासीनता का भाव तो दिख रहा है। उदासीनता इस तरह से कि साहब ये तो जीत ही रहे हैं, तो हम वोट दें या न दें उससे क्या फर्क पड़ता है। और कुछ मौसम की भी बात है, जैसे आप देखेंगे कि जिस तरह की गर्मी पड़ रही है, आज तो कुछ मौसम ठीक दिख रहा है, लेकिन वेस्ट बंगाल में बारिश भी हुई है। बाकी जगहों पर जैसे उत्तर प्रदेश वगैरह में जो है पिछले
दो फेज में जिस तरह की 40+ टेम्परेचर था, प्लस आप देखेंगे कि खेतों में जो है मध्य प्रदेश हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, यहाँ पर जो गेहूं की कटाई का सीजन चल रहा है, तो इसकी वजह से भी ज़्यादातर जो नीचे के जो मजदूर वर्ग है वो तो खेतों में व्यस्त है। इसीलिए सर आज चुनाव किस समय में कराया जाए इसे लेकर भी काफ़ी चर्चा कई जगह देखने को मिली थी कि चुनाव कराने का सही समय क्या हो इसे लेकर भी आज काफ़ी चर्चा दिखाई दे रही थी। हाँ, क्योंकि देखिए ना, मैं बता रहा हूँ जैसे कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा, जहाँ की 80 सीट पे चुनाव हुआ, फर्स्ट 2 फेजेज में 8 16 सीट्स हो गई, आज 10 सीट पे है। तो इसमें जो है आप देखेंगे वेस्टर्न यूपी ज़्यादातर 2 फेज में कवर हुआ, और उस समय प्रचंड गर्मी पड़ रही थी और गेहूं की कटाई भी हो रही थी। तो गेहूं की कटाई छोड़ के किसान जो, क्योंकि उस समय पानी बरस गया अगर ऑल ऑफ ए सडन, तो वो तो फसल बर्बाद हो जाएगी, तो वो प्रेफरेंस जो है उसके लिए हुआ। इस वजह से भी थोड़ा सा जो 2 फेज में, फर्स्ट फेज में उत्तर प्रदेश वगैरह में जो वोटिंग का परसेंटेज कम रहा है, वो भी एक कारण कहा जा रहा है। अब हो सकता है कि आगे जो वोटिंग है वो अच्छी खासी देखी जा सकती है। तो कुल मिलाकर सर आज का दिन जो था वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि आज तीसरे चरण का मतदान हो चुका है। अब इंतजार है कि तीसरे चरण में मैं कहूँ कि आपसे कि आज के वोटिंग को लेकर आप देखेंगे कि 283 सीट्स जो पूरी की पूरी, जैसे कि आज 93 सीट्स पे था 11 स्टेट्स में, तो 283 सीट्स पे जो है तकरीबन सबके जो है कहें कि किस्मत जो है उसमें बंद हो चुकी है, ईवीएम में कैद हो चुकी है। और ये जो किस्मत है ये 4 जून को खुलेगी। अब इंतज़ार सभी को करना होगा कि 4 जून को क्या नतीजे आते हैं। हालांकि अभी आधे से ज़्यादा चुनाव सर बचा हुआ है क्योंकि अभी बहुत कुछ इस चुनाव में देखना है, लेकिन आरक्षण का जो मुद्दा है वो लगातार चुनाव में बढ़ते जा रहा है। और ये आरक्षण का मुद्दा किस पार्टी को यानी किस गठबंधन को फायदा देता है और किसे नुकसान पहुंचाता है, ये देखना भी बहुत दिलचस्प होगा। और ये देखने के लिए हमें इंतजार करना होगा 4 जून का। लगातार लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरें और समीकरण जो है हम लगातार आपको बताते हैं। रोजाना देखते रहिए पोल पंच। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।